हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा नया टॉपिक है खनिज संसाधन। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको देख लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक सेकंड, चल रहा है, ठीक है। तो खनिज संसाधन हमारा टॉपिक है। 121 नंबर का क्वेश्चन देखिए इसका। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है। कानपुर, तो कानपुर झारखंड में है नहीं। रांची, रांची भी कानपुर में नहीं, वहां पे झारखंड में नहीं है। झारिया है, ठीक है, झारिया। झारिया पूरे झारखंड में के कोयले के उत्पादन में 60% भाग उत्पादन करता है। झारिया में उत्तम किस्म के कोकिंग कोल जब पाया जाता है। झारखंड में कोयले की खान दामोदर घाटी, सोन घाटी और है, और कानपुर भी यूपी का क्षेत्र है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं। तो यहां होगा राजस्थान में। राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम के खनन भंडार पाए गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक है। परमाणु ऊर्जा के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो यहां होगा आंसर ये दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होती है। यह खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। यह छत्तीसगढ़ के राज्य में है। और कोरबा की खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। एक ट्रिक है इसका, राज भीरू दुबे, राज भीरू दुबे। ठीक है, रा से होगा राउल केरा, इसको जर्मनी ने बनवाया था। भी से होगा भिलाई, और भीरू रू से हो जाए रूस। और दुबे से भी एक है, उसका टॉपिक याद नहीं आ रहा है मुझको, इसी से अब मैंने याद किया था और मैंने ट्रिक को सुना था, तो आप भी इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौह अयस्क के महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख हैं। तो यहाँ पर होगा डी, कर्नाटक में। कुद्रेमुख को आपको मैंने पहले ही बताया था कि घोड़े के मुख का आकार। लौह अयस्क के महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित हैं। KIOCL कुद्रेमुख आयरन एंड कंपनी लिमिटेड का गठन 2 अप्रैल 1976 को कर्नाटक इस्पात के अधीन हुआ था। यह भारत के निम्न श्रेणियों में लौह अयस्क खनन के लिए स्थापित की जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक जो है ये लौह अयस्क कारखाना है, कंपनी है। और कुद्रेमुख को आपको पता होगा कि ये घोड़े के आकार की आकृति होती है, जो मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको बताया हुआ था। इतना ही जानिए बस, 1976 में इसका निर्माण हुआ था। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है। आपको KGF के बारे में वो भी पता होगा, उसमें कोलार गोल्ड वाला वो था, वही है। कोलार सोने की खान कहाँ पे है, तो यहाँ होगा कर्नाटक। कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। 126 नंबर देखते हैं। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है। तो जस्ता, तांबा, इस्पात या एल्युमिनियम। तो यहाँ पर होगा सी। तो खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर के निर्माण भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया हुआ है। तो खेतड़ी सार्वजनिक क्षेत्र को किसने निर्माण किया। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया हुआ है। यह खेतड़ी परियोजना के आधार पर जाना जाता है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यहाँ तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतने टॉपिक है। 127 नंबर देखते हैं। सीमेंट के उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ होगा दूसरा स्थान। ये जो है 7-8 जो है 7 या 8 जो है कुल मिला के ये प्राथमिक जो है खनिज होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मैं ट्रिक आपको लेके आऊँगा, वहाँ पर बताऊँगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। और आपको फर्टिलाइज ये आपका सीमेंट, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें लिए उसका मतलब एक मुख्य उत्पाद होता है जो कि प्राथमिक उत्पाद है इन क्षेत्रों में। तो वहाँ पर हम लेकर के आएंगे तो बताएंगे आपको। सीमेंट उत्पादन का प्रथम स्थान चीन में है, जबकि दूसरा स्थान भारत का व जापान का है।
दूसरा और तीसरा स्थान जापान का है। सीमेंट का कुल उत्पादन 50% उत्पादन अकेले चीन ही करता है। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालाघाट का मलंजखंड क्षेत्र झुंझुनू के खेतड़ी इस सिंगना क्षेत्र में डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है, तो किसका है आपका? तो तांबे का है। तो खेतड़ी राजस्थान है, जहां पर आएगा वहां पर तांबे का कारखाना होगा। ऊपर देखिए यहाँ पर खेतड़ी के बारे में बताया भी गया था। खेतड़ी जहाँ होगा वहाँ आप जान लीजिए तांबा है। बालाघाट के मलंजखंड क्षेत्र के और झुंझुनू और खेतड़ी सिंगना क्षेत्र में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मलंजखंड में भारत का लगभग 70% तांबे का भंडार है। 70% तांबे का भंडार भारत के मलंजखंड मध्य प्रदेश में है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबे का प्रमुख राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश पहले पे है, मलंजखंड वाला 70% जहाँ पे है, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे झारखंड है। ठीक, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप बताएंगे मलंजखंड मध्य प्रदेश, देश का 70% तांबा वहां से आता है। फिर दूसरे पे खेतड़ी राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, झारखंड है। राजस्थान की खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण के लिए सब प्रसिद्ध नहीं है? जमशेदपुर झारखंड, बरनरपुर पश्चिम बंगाल, झारिया झारखंड और यहाँ पर हो गया दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो ये सब हैं। झारिया में कोयले का उत्पादन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। झारिया राजखंड का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य स्थान जो है स्टील उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जहाँ पर कोयला होगा वहीं अगल बगल जो होगा स्टील भी बनाया जाएगा। तो झारखंड के झरिया के बगल देखिए जमशेदपुर है ना, तो जमशेदपुर स्टील जो है जो कि झारिया जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आग लगी थी, बहुत भीषण आग लगी थी एक बार। इस राज्य को स्टील एक सेकेंड हाँ, किस राज्य को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ होगा मुंबई, कोची, कोलकाता, जमशेदपुर। तो मैं जो जान रहा हूँ मुझे लग रहा है जमशेदपुर है, देख लेते हैं। ठीक है, एकदम सही है। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूमि जिले का मुख्यालय है। यह भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह अयस्क इस्पात कंपनी जमशेदजी रतन टाटा ने 1907 में इसकी स्थापना की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। 1976 में किसका निर्माण हुआ था? कुंद्रेमुख का हुआ था, कुंद्रेमुख का, कर्नाटक में 1907 में ये हुआ था। जमशेद रतन जी टाटा के नाम से ही शहर का नामकरण हुआ है। अब थोड़ा देख लेते हैं नंबर 2 टॉपिक हमारा भारत का राजनीतिक भूगोल। अब तक मैंने जो है भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है उसको देखा था, अब राजनीतिक देखते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? इसमें कौन है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से होता है। वास्तविकता मुख्य भूमि से 6 डिग्री 4 मिनट से होता है, लेकिन 8 डिग्री ही मान लेते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ये नीचे होता है, ऊपर होता है, तो ये आंसर सही है। भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है। मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में बताया था कि पृथ्वी को यदि हम बीचों बीच से विषुवत रेखा में एक काल्पनिक रेखा अगर बांटते हैं तो 2 गोलार्धों में बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इंग्लैंड वालों ने बताया था, मैंने अक्षांश थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर ये चीज़ कहा था कि इंग्लैंड वालों ने अब जब भाई वो लोग सबसे आगे थे तो उन्होंने अपने आप को एक केंद्र बिंदु माना, ओरिजिन माना और एक रेखा काल्पनिक खींची जिसे हम समय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश जो है दूरी को निर्धारित करता था और ये जो देशांतर है समय को निर्धारित करता। समय को निर्धारित करने के लिए इंग्लैंड ने एक रेखा खींची जिसे 0 डिग्री कहा गया, ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया। ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व वाले क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध कहा गया और पश्चिम वाले देशों को पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। तो बदलते परिवेश में यदि आप पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, तो भाई दूरी के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जबकि समय के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध।
अब भारत का कंडीशन क्या है, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। चूंकि आप अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से किसी व्यक्ति का टाइम और सही स्थान बता सकते हैं। भाई अब आपका घर का आप प्रधानमंत्री आवास वगैरह पा रहे होंगे, तो वहाँ पर जब देखते हैं कि तो अक्षांश देशांतर दोनों को यूज़ किया जाता है, कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड पे है। तो भारत का क्या सिचुएशन है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर का मतलब होता है उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी का मतलब होता है कि पूर्वी गोलार्ध का देश है, मतलब समय के अनुसार पूर्वी गोलार्ध देश में है और दूरी के अनुसार जो है उत्तरी गोलार्ध में। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा भारत का अवस्थिति बता देता हूं। ये देखिए हमारा भारत है। भारत का ये जो यहाँ तमिलनाडु वाला रीजन होता है, यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध में आता है आपको, तो 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका उत्तरी होगा। ठीक है, उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के नॉर्थ, यहाँ सिर्फ नॉर्थ लिखा रहेगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल जो है, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये नहीं है, ये मुख्य भूमि है। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी देशांतर में यदि तो भारत का विस्तार माना जाए समय के अनुसार, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ ईस्ट लिखेंगे जो कि टाइम के अनुसार है, 97 डिग्री 25 ठीक है मिनट तक ये देशांतर में इसका विस्तार है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार जो है भारत की अवस्थिति विस्तार को मैंने आपको बता दिया इतने में ही। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि मैं आपको ब्रीफली नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करिए। इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान आपको पता होगा कि ये आपका भारत है, ये आपका इस तरफ पश्चिम है, इस तरफ पूर्व है। तो पश्चिम में आपका कोंकण तट आ जाएगा, कोरोमंडल तट यहाँ पे हो जाता है ये वाला। ठीक है, मालाबार तट आपका ये हो गया, ये आपका मालाबार तट हो गया। उत्तरी सरकार तट आपका ये उड़ीसा वाला हो गया। तो पूर्वीय तटीय दक्षिण पूर्वी तटीय में देखा दक्षिणी भाग, पूर्वी तटीय का दक्षिण भाग, भाई दक्षिण तो ये है, पूरब ये है, तो क्या हुआ, यही तो कोरोमंडल तट हुआ। यही इन्होंने बता रहा है, मैंने आपको समझा दिया। देखिए पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्व के भारत के पूर्वी तट समुद्र तट जैसे कोरोमंडल तट से कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक होता है। गोलकुंडा तट से कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक है। उत्तरी सरकार तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट, देखिए पूर्वी तट के बारे में बताए हैं, मतलब कोरोमंडल से कन्याकुमारी तक, यहाँ कोरोमंडल से कन्याकुमारी तक जो है ये आपका कृष्णा डेल्टा से लेकर के, या कृष्णा नदी है यहाँ से कन्याकुमारी तक आपको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, गोलकुंडा तट किसको कहा जाता है, कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी, कृष्णा और गोदावरी के बीच में, यहाँ कृष्णा है यहाँ गोदावरी है, तो यहाँ के बीच के डेल्टा को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, गोलकुंडा तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट किसको कहा जाता है, तो गोदावरी डेल्टा से, भाई यहाँ कृष्णा हो गया यहाँ गोदावरी हो गया, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में गोलकुंडा तट होता है। अब गोलकुंडा तट, अब गोदावरी नदी से उड़ीसा तट के बीच के क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए पश्चिमी क्षेत्रों में कोंकण तट कहाँ से कहाँ आता है, गुजरात से गोवा तक को हम कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से स्टार्ट करिए गोवा तक लेके इसको हम कोंकण तट कहते हैं। केनरा तट एक होता है, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक, गोवा से आप कर्नाटक तक आएंगे तो केनरा तट हो जाएगा। ठीक है, मालाबार तट कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक को हम मालाबार तट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है। मानक यामोत्तर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिश ने अपने आप को मूल माना और समय निर्धारण करने के लिए इसको जीरो मान लिया था। यह है जीरो। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी अगर गोल है और ये अक्षांश रेखा देशांतर रेखा मैंने आपको बताया था कि ये अर्धवृत्ताकार है, ये ऐसा कुछ है। अब जब इस तरफ है तो इसके विपरीत भी तो होगा, यही 0 डिग्री विपरीत भी होगा। तो जीरो ये ब्रिटिश स्वयं को माने जीरो, और इसके विपरीत जो रेखा थी उसको टाइम समय मानक यामोत्तर मान लिया। तो वहां पर ये रेखा कुछ कटी फटी थी, तो ये प्रधान समय रेखा है और ये 0 डिग्री है। इसी का पीछे वाला रूप जो है ये समय रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ भारत की मानक यामोत्तर क्या है, तो भारत की मैंने आपको बताया था कि भारत की जो अवस्थिति और विस्तार है समय निर्धारण करने के लिए, मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में समय के अनुसार दे है,
और देशांतर के अनुसार जो है उस अक्षांश के अनुसार जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की समय निर्धारण करने के लिए यहाँ 0 मान लिया जाए ब्रिटेन से और यहाँ से पूर्व की तरफ आएंगे तो भारत में 82.5 डिग्री एक पॉइंट माना गया, और भारत का यही 82.5 डिग्री जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसी को क्या मान लिया गया, यहाँ का रेखा मान लिया गया। ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री आप पूर्व की तरफ आएंगे तो आपका क्या मान लिया गया, ये भारत की मानक यमोत्तर मान लिया गया। तो भारत की मानक यमोत्तर अब क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये रहा आपका। और ये 5 राज्यों से होकर जाता है, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता हुआ जाता है। कुछ लोग मिर्जापुर के क्षेत्रों में भी बता देते हैं। भारत में मिर्जापुर से भी होकर जाता है, सही है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम 82.5 डिग्री पूर्व है और भारत का GMT 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब 82 डिग्री को अब यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट आएगा, इसे 5.5 घंटे के नाम से जानते हैं। और ये पूर्व की तरफ है तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी गति करती है। तो पूर्व तो पहले आएगा, क्योंकि सूर्य जो है उगता हुआ सूरज कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सूर्य पहले आ जाएगा। इसलिए सूर्य जब पहले आएगा तो यहाँ पहले दिन हो जाएगा, इसलिए 5.5 घंटा ये आगे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 135 डिग्री देखते हैं, 135 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से फिर अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, मतलब कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका है। ठीक है, किसी दिए गए बिंदु के विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण के कोणीय माप को मैंने आपको पहले बताया था अक्षांश कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है तथा देशांतरी विस्तार इतना है। और किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। मैंने पहली कक्षाओं में आपको ये सब बता दिया था, मतलब 2 अक्षांशों के बीच में 111 किलोमीटर, 2 देशांतरों के बीच में 111.5 समथिंग किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जलवायु और मौसम। आज देखते हैं कि आज नहीं, इसको हम कल टॉपिक इसको खत्म करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा, अभी समय भी है। और इसके बाद जो है टाइम जोन देखेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, कल 2 टॉपिक हम खत्म करेंगे, जलवायु और ग्रीनविच मीन टाइम, उसके बाद जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा अगला टॉपिक होगा, तो हम इसको व्यापक तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आती रही होगी। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप देने का प्रयास करिएगा, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि मेरा उत्साह भी बढ़े और ये अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके ये क्लास। ठीक है, नमस्कार।